हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर को हम अब आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो पिछले लेक्चर में वर्क और एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत सीखे थे, अब हम लोग वो चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम लोग वर्क के मैथमेटिक्स में जाएंगे और हम लोग कुछ वर्क के यूनिट से डील करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने लास्ट में देखा था कि वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और अर्ज, ऐसा यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट अर्ज होता है, राइट। ये दोनों को अब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है एंड लेट अस बिगिन। तो देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज। तो जूल क्या था? जूल वर्क का एसआई यूनिट था और अर्ज क्या था? सीजीएस यूनिट। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है? जैसे मैं अगर आपको पूछूं 1 केजी कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। वैसे ही 1 जूल में कितना अर्ज होता है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सब लोग को ध्यान देना है। इसके लिए मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं। अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो 1 न्यूटन, जस्ट लेट अस सी, अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो अगर 1 न्यूटन है तो उसके अंदर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। ये सब आपको पता रहना चाहिए। और अगर मैं बोलूं 1 मीटर, तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक है। देखो अभी हम लोग को रिलेशन बताना है जूल और अर्ज में क्या रिलेशन है, ठीक है। सब लोग ध्यान देना है। अभी ये क्या है? जूल, ठीक है। तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन, ये तो हम लोग को पता है। जूल मतलब वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर है, राइट। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर? अर्ज के फॉर्म में, सीजीएस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जूल हो गया, तो इसको कोई नंबर नहीं तो मैं 1 भी तो लिख सकता हूं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ठीक है। तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू, क्या 1 न्यूटन को मैं 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 5 डाइन, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है कन्वर्जन का। और 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, सही है। चलो देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आपने एक लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। क्या होता है? ए रेस टू एम प्लस एन। तो ये देखो ए रेस टू एम है इंटू ए रेस टू एन, क्या हो जाएगा? एम प्लस एन, यानी कि एम प्लस एन, 5 प्लस 2 7, 10 टू द पावर 7। और डाइन इंटू सेंटीमीटर, अगर मैं बताऊं न्यूटन इंटू मीटर अगर जूल होता है तो न्यूटन का डाइन हो गया, मीटर का सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? अर्ज हो जाएगा, है ना। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ज ही तो होता है, लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने, तो अर्ज कर दिया। और अब यहाँ पे आपको रिलेशन मिल गया कि 1 जूल कितना होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ज। तो ये याद रखना हमेशा के लिए, वापस से देख लेते हैं। 1 जूल कितना होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। तो आई होप कि समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ डिस्कशन की बात दी गई है, पूछेंगे डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बारे में पूछा है, कुछ एग्जांपल दिया, देख लेते हैं। पूछेंगे स्टॉल्ड व्हीकल, एक व्हीकल है रुका हुआ है, उसको धक्का दे रहे हैं। तो मैं व्हीकल है रुका हुआ है, धक्का दे रहा हूं मैं, तो फोर्स आगे की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा, राइट। तो हम लोग को डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये फोर्स इधर है, ये फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ये डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, सेम लिख देता हूं मैं। सेकेंड देखो, कैचिंग द बॉल विच योर फ्रेंड हैज थ्रोन टूवर्ड्स यू। आप एक बॉल को कैच कर रहे हो जो आपके दोस्त ने आपकी तरफ फेंका है, ठीक है। तो वर्क किसके ऊपर हो रहा है? बॉल के ऊपर ना। तो बॉल के कंडीशन को देखना है। बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो नीचे खींचा। ऐसे मैंने फेंका और नीचे आएगा दोस्त के पास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ काम कर रहा है। और बॉल भी किधर गिर रहा है? नीचे की तरफ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? सेम डायरेक्शन में। फोर्स नीचे की तरफ, देखो बॉल ऐसे गया, ये ऐसे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ठीक है। चलो आगे। टाइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्विंग इट राउंड एंड राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। आपने क्या किया है? देखो आपने एक स्ट्रिंग लिया है, इसके ऊपर एक पत्थर बांधा है, राइट।
स्टोन, यस, और आप इसको घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो अब इसके अंदर वर्क का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना है। देखो थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है, ये घूम रहा है, तो इसके ऊपर ना, इस स्टोन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि सेंटर की तरफ काम करता है। लेकिन इस टाइम पे जब ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो ये यहाँ पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, फोर्स ये होगा। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूमता है उसका फोर्स सेंटर की तरफ होता है, तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और ये मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया, आप समझ लेना, ठीक है। सिर्फ उतना ही डिस्कस करने बोला हम लोग, उतना डिस्कस। वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्टेयरकेस, हम लोग ऊपर और नीचे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे आ रहे हैं। तो जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं या क्लाइंबिंग ए ट्री, ऊपर चढ़ रहे हो आप, तो जब मैं सीढ़ी के ऊपर पैर रखता हूँ तो सीढ़ी मुझे किधर पुश करेगा, ऊपर। मैं तो सीढ़ी को नीचे दबा रहा हूँ, लेकिन सीढ़ी किधर मुझे ऊपर पुश करेगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स काम करेगा और मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, तो मेरे ऊपर फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है। देखो जैसे आप लोग जमीन पे बैठे हो, खड़े हो, तो जमीन आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, तो सीढ़ी मेरे पैर पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो फोर्स मेरा ऊपर लग रहा है और मैं भी ऊपर की तरफ चले जाऊंगा। तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन दिखाई दे। लास्ट देखो, स्टॉपिंग ए मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अभी कार चल रही, ब्रेक अप्लाई करे, तो जब कार ऐसे चल रही, तो जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेक रोकने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक कब रोकेगा, जैसे कोई चीज़ ऐसे जा रहा है तो मैं इसके ऊपर ऐसे ही फोर्स लगाऊं तो रुकेगा क्या, नहीं। कोई चीज़ ऐसे जा रहा है, मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं तो रुक जाएगा, यस। मतलब मैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे, तभी तो रुकेगा, ब्रेक है। तो सपोज टायर हमारा ऐसे घूम रहा है, तो अगर मैं भी फोर्स इधर ही लगाऊं तो टायर तो और आगे निकल जाएगा, मुझे रोकना है। तो सपोज टायर हमारा ऐसे घूम रहा है, तो हम लोग को फोर्स ऐसे, ब्रेक जो है फोर्स इधर लगाएगा। तो देखो सॉरी, ब्रेक क्या करेगा, यस देखो क्या हो रहा है, जब टायर इधर घूम रहा है तो ब्रेक से फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगे, राइट। तो टायर इधर घूम रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स, ब्रेक से फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, राइट, तो उल्टा डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो फोर्स है ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतने के बारे में पूछा था हम लोगों को, और कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। चलो इतना पूछा था, हमने बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग टॉपिक को समझे, टाइप्स ऑफ वर्क। देखो अब वो जो एग्जाम्पल आपने देखा उसके ऊपर ही देखो, पहला बोल रहा है व्हेन द वर्क, सॉरी फोर्स, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने पिछले केस में देखा था, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था, स्टॉल्ड व्हीकल को आप पुश कर रहे हो, इसमें सेम डायरेक्शन में था, इसमें सेम डायरेक्शन में था। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव फोर्स। वापस से, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो जो फोर्स ने वर्क किया उस वर्क को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। सेकेंड, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इसमें देखा था, टायर ऐसे घूम रहा है, तो आप इधर ही ब्रेक लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो नहीं काम करेगा, आपको फोर्स उल्टे डायरेक्शन, तो ही तो रुकेगा। तो यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, इस वर्क को नेगेटिव वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, when the applied force does not cause any displacement or when the force and the displacement are perpendicular to each other, the work done by the force is zero work। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो वर्क कैसा होता है, जीरो होता है। जैसे मैंने आपको इस केस में बताया था, देखो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो ये सिस्टम के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो इसको जीरो वर्क। तो कितने टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। So what is positive work? Positive work means when the displacement and force is in same direction, right? Same direction. Negative work when the displacement and force are in opposite direction, right? And what is zero work? When the displacement and force
व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन सच टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज जीरो वर्क। तो 3 टाइप के वर्क के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या दिया देखो, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हमें बोला एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, कुछ है हमारे पास, ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20 kg। हमें बोला गया ये ऑब्जेक्ट को आपको कितना हाइट तक लेके जाना है, 10 मीटर के हाइट तक लेके जाना है, ये मान लेते हैं 10 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन करना, ठीक है। चलो कर लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन में आपको मास दिया गया, मास कितना है 20 kg, और क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया 10 मीटर। क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है वर्क। क्या फाइंड करना है, वर्क। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके चलो सॉल्व करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू दिया गया नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो मास 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। मल्टीप्लाई कर लो, 9.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 98, और 98 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 1 कैरी हो जाए, 2 9 जा 18, एक 19, 196 हो गया, और ये 0 आप लगा दोगे, ठीक है। तो 98 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1960 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द बॉल। इसके ऊपर 1960 जूल का आपने वर्क किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रवीण हैज अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रवीण एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, यस 60 डिग्री, ठीक है। या तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं डायग्राम को अलग तरीके से बताता हूँ। देखो क्या है, प्रवीण हैज अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे रुका हुआ है, ठीक है। प्रवीण ने उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं एक्स डायरेक्शन को। तो इससे क्या कर रहा है, इस वाले सरफेस से एक फोर्स लगाया उसने 100 न्यूटन का, और जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 400 जूल ऑफ वर्क इज डन। अब हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसके ऊपर वर्क होता है 400 जूल का। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना दूर गया ये आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या है, आपको फोर्स का वैल्यू दिया गया है, फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया है 100 न्यूटन। उसके बाद आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्री, और आपको वर्क दिया गया है 400 जूल। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सही है। चलो देखो क्या होता है, यहाँ पे फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो मैंने बोला एंगल वाला फार्मूला, राइट। तो फार्मूला लिख लो, फार्मूला आएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। सॉल्व कर लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री, थीटा 60 है, वर्क भी पता है, चलो लिख लेता हूँ अगले स्टेप, 400 100 इंटू एस इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, राइट, 1/2 ही होता है ना। तो अभी देखो जरा ध्यान से, ये 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 100 इंटू एस। अब 100 इधर आ जाएगा, तो 800 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आ गया एस। तो एस क्या आ जाएगा, ये कटेगा कितना आ जाएगा 8, मतलब आपका 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब बॉक्स 8 मीटर आगे आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आज ही के आज ही इसको फटाफट आप पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा। एंड आई होप कि सारे लोग, मैं हर बार ये चीज़ बताता हूँ तो सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कितने लोगों ने तो अप्लाई भी कर लिया रहेगा और उससे साफ उन लोगों को रिजल्ट पता चल रहा होगा कि येस, the power of doing the thing on the same day, the power of revision, the power of practice is wonderful thing। तो सब लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है,
और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।